एक कुख्यात बाबा जो जेल में बंद है साध्वियों के रेप केस में, और एक पत्रकार की मौत के मामले में भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। वो लगभग हर समय आप देखते हैं कि मीडिया में छाया रहता है। कभी उसको पैरोल मिलती है, कभी वो ऑनलाइन आके अपने भक्तों को वो ज्ञान दे रहा होता है, प्रवचन दे रहा होता है। अब दोबारा जो चर्चा में है उसका कारण ये है कि अब फिर उसने एक पत्रकार के ऊपर डेफेमेशन यानी मानहानि का केस दायर किया है। 2 करोड़ रुपए का केस है। श्याम मीरा सिंह पत्रकार हैं, यूट्यूब पर वीडियो भी बनाते हैं, उनका चैनल है श्याम मीरा सिंह के नाम से। 17 दिसंबर को श्याम मीरा सिंह एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो अब उस वीडियो में ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो गुरमीत राम रहीम जो कुख्यात बाबा है वो कैसे अपने भक्तों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसके अलावा उनका जो पूरा केस है उसको भी वो समझाने की कोशिश करते हैं। जो तथ्य वो बरतते हैं उसमें ज्यादातर पब्लिक डोमेन में है। और दूसरा, अनुराग त्रिपाठी की जो किताब है डेरा सच्चा सौदा के ऊपर, जो पेंगुइन ने प्रकाशित की है, उससे वो कुछ तथ्य लेते हैं। और वो वीडियो हजम नहीं हुआ एक हिसाब से ये कह लीजिए उनको, और गुरमीत राम रहीम कोर्ट चले गए। और 21 दिसंबर को लीगल नोटिस भेजा जाता है श्याम मीरा सिंह को, और यूट्यूब को भी भेजा जाता है। और उसकी फिर कोर्ट में पीआईएल दायर की जाती है। 90 पेज की पीआईएल है, सारी हमने पढ़ी है। और उसके बाद 29 दिसंबर को सुनवाई भी इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट करता है। तो हमारे साथ अंशुल छत्रपति मौजूद हैं। अंशुल छत्रपति से हम जानेंगे कि ये जो गुरमीत राम रहीम अब इस नौजवान पत्रकार के साथ कर रहा है, ये क्या वो ऐसे ही करता रहा है, उसका क्या ये ट्रेंड है? क्योंकि अंशुल छत्रपति एक हिसाब से ये कह लीजिए कि सर्वाइवर हैं, और एक हिसाब से उन्होंने लगातार 17 साल तक एक लड़ाई लड़ी है। उस 17 साल की लड़ाई के बाद उनको न्याय मिल पाया। उनके पिताजी थे रामचंद्र छत्रपति, पूरा सच नाम के से वो एक अखबार निकालते थे सिरसा से, और उसमें उन्होंने वह अहम पत्र छापे थे साध्वियों के, जिसके कारण गुरमीत राम रहीम का जो पूरा नेक्सस है, जो उसने अपराध किए हैं, वो बाहर आए थे। आज रामचंद्र छत्रपति हमारे बीच में नहीं मौजूद हैं क्योंकि 2002 में उनके जो गुरमीत राम रहीम है उन्होंने उनका कत्ल करवा दिया था। लेकिन उनकी पत्रकारिता आज तक भी हमें देखने को मिलती है। उनके नाम से पत्रकारिता का एक हिसाब से कह लीजिए कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, वो भी दिया जाता है। अंशुल, आपके जी पिताजी ने, आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी, और अब फिर एक नौजवान पत्रकार श्याम मीरा सिंह उसी का शिकार हो रहा है। और एक हिसाब से 2 करोड़ रुपए और वीडियो डिलीट करने का मामला, वो वीडियो आपने देखा है कि वो वीडियो आपने देखा? जी बिल्कुल, मैंने मनदीप जी वीडियो देखा है वो। और वो क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही मुझे लगता है लगभग 2 सप्ताह पहले वो वीडियो अपलोड किया गया, और मुझे किसी साथी ने उसका लिंक भेजा और मैंने वो वीडियो पूरा देखा। और उसके बाद वीडियो देखने के 2-3 दिन बाद ही ये मामला सारा इसमें चर्चा में आया। अभी किस तरीके से गुरमीत राम रहीम जो है उस वीडियो के खिलाफ अदालत में मानहानि का उसने मुकदमा दायर किया है श्याम मीरा सिंह के खिलाफ। और वीडियो के तथ्यों की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि मोस्टली फैक्ट्स जो हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं, और श्याम मीरा सिंह जी ने जो इस्तेमाल किया है उस यूट्यूब वीडियो के अंदर जिन चीज़ों का, उसमें काफ़ी सारे तथ्य जो हैं वो अदालत के वर्डिक्ट से, अगर मैं ये कहूँ कि जो वर्डिक्ट उनके खिलाफ आए हैं अब तक, चाहे वो रेप के मामलों के हैं चाहे मर्डर के मामलों के हैं, तो वो तथ्य जो है, या उसमें उन्होंने साध्वियों के बयानों का जिक्र किया है, तो वो लगभग सारे के सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट के रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, और कोर्ट के रिकॉर्ड में हैं। और उन्हीं गवाहियों के आधार पर अदालत ने गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई है। अच्छा अंशुल, उस वीडियो में, हम उस वीडियो को मैंने भी सुना, और कोर्ट में जो कुछ हुआ वो भी हमें पता है। वो जो पहला ऑब्जेक्शन है एक हिसाब से, तो वो इस बात पे आया कि जो पत्र रामचंद्र छत्रपति को मिला, तो वो जो पूरा जी मामला है सिपाही से कार टकराने वाला जो, और उसके बाद जी रामचंद्र जी छत्रपति जी ने उनको अपने अखबार के फ्रंट पेज पे वो खबर छापी थी। और जी तो वो क्या सच्चाई है, वो अगर एक बार आप बताएं तो। देखिए, ये मई 2002 के अंदर एक गुमनाम पत्र आया था जो डेरा सच्चा सौदा की एक साध्वी ने लिखा था, और उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम वो पत्र प्रेषित किया था। और उसके अंदर बड़े सनसनीखेज
खुलासे किए उस साध्वी ने और बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए गुरमीत राम रहीम के ऊपर। और उससे पहले भी यहाँ सिरसा के अंदर और ये हमारा जो इलाका है, यहाँ दबी जुबान में लोग डेरा सच्चा सौदा की इन कारगुजारियों के खिलाफ बोलते थे और डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ भी दबी जुबान में इस तरह की बातें कही जाती थी, लेकिन लोग खुलकर इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि डेरा का एक टेरर था यहाँ इलाके के अंदर। और जो भी यहाँ ये बातें प्रचलित थी कि जो व्यक्ति डेरा के खिलाफ मुंह खोलता है उसकी जुबान बंद कर दी जाती है। तो पहली दफ़ा जब ये पत्र जो है गुमनाम पत्र वो 2002 मई 2002 में चर्चा में आया, तो उस पत्र की प्रतियां जो हैं वो कई जगह पर बंटनी शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि हमारे फादर ने पहली बार उस पत्र को लेकर कोई न्यूज़ पब्लिश की, उससे पहले भी कुछ दैनिक समाचार पत्रों में उसको लेकर एक न्यूज़ आइटम पब्लिश हो चुकी थी। शायद पंजाबी के एक अखबार में भी इसको लेकर एक न्यूज़ पब्लिश हुई, एक आर्टिकल लिखा गया और एक हिंदी दैनिक के अंदर भी लिखा गया, शायद मुक्तसर से वो छपा था, तो जहाँ तक मुझे ध्यान है। उसके बाद उन लोगों को भी थ्रेट किया गया। आज भी हमारे वो जो पंजाबी के उस दैनिक के उस एडिटर थे उस वक्त, वो आज भी हैं। वो आज भी कई जगह उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया कि उस वक्त मैं उस अखबार का एडिटर था और हमें थ्रेट किया गया। तो फादर ने पहली बार जो हमारे सिरसा के अंदर एक रोड़ी बाजार नाम से एक बाजार मार्केट है, वहाँ के एक वाकया का उन्होंने अपने अखबार के अंदर जगह दी और उसमें लिखा उन्होंने कि किस तरीके से एक पुलिस वाले के साथ डेरा के एक गाड़ी के एक ड्राइवर की झड़प होती है और उसके अंदर ये खुलासे होते हैं। और उसके अंदर उन्होंने एक बॉक्स दिया कि धर्म के नाम पर किए जा रहे हैं साध्वियों के जीवन बर्बाद। तो पहली बार जब उन्होंने ये 30 मई 2002 को पब्लिश किया उन्होंने अपने फ्रंट पेज पे, तो उसके बाद उनको थ्रेटनिंग कॉल्स आने शुरू हुए और फादर ने इन चीज़ों को एक चैलेंज के तौर पर लिया और उसके बाद वो कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने ये जैसे जैसे इन्होंने फादर को दबाने की कोशिश की, उनको थ्रेट किया, उनको डराने धमकाने की कोशिश की, तो फादर ने इसको एक चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया और उन्होंने बाकायदा लगातार जब तक वो जीवित रहे वो डेरा सच्चा सौदा की इन कारगुजारियों के बारे में या इस गुमनाम पत्र को लेकर जितने भी घटनाक्रम घटित हुए वो लगातार उनको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहे थे। क्योंकि गुमनाम पत्र के आने के बाद डेरा सच्चा सौदा हेड की तरफ से ये कोशिश थी कि किसी भी तरीके से इस मामले को दबाया जाए। तो जो लोग इस गुमनाम पत्र को कोई प्रचारित कर रहे थे या उनकी कॉपीज सर्कुलेट कर रहे थे, उन लोगों को मारा पीटा जाता था, उनके साथ ज्यादतियाँ हुई। चाहे वो रतिया के अंदर कोई फोटो स्टेट की दुकान चलाने वाले लोग थे, चाहे कुछ तर्कशील मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, एक वकील के साथ भी झड़प हुई। तो उन सारी घटनाओं को फादर ने अपने अखबार के अंदर पब्लिश किया और इसके बाद जब वो गुमनाम पत्र जो है वो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को उसकी एक कॉपी जाती है और हाई कोर्ट ने उस मामले का, उस पत्र का संज्ञान लिया, सुओ मोटो लेते हुए उसके ऊपर हमारे यहाँ के तत्कालीन जो सत्र न्यायाधीश थे MS सोलर साहब, MS सोलर साहब को माननीय हाई कोर्ट ने एक पत्र लिखा कि हमारे पास इस तरह से एक गुमनाम पत्र आया है और इसकी सच्चाई, इसके पीछे क्या है, हमें इसकी जांच करके बताया जाए। तो सोलर साहब ने जो रिप्लाई किया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को, उसमें उन्होंने लिखा कि ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, एक बड़ा डेरा है और इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए। उनके उस रिप्लाई के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जस्टिस आदर्श कुमार गोयल थे, उन्होंने इस पत्र के ऊपर CBI इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए और ये सितंबर 2002 में पहली बार
इस गुमनाम पत्र की जांच किए जाने को लेकर सीबीआई को ये मामला रेफर किया गया। तो फादर ने ये जितनी भी जो घटनाएं हो रही थी या इस पत्र को लेकर जो जो डेवलपमेंट थी, उन सारी चीज़ों को उन्होंने बाकायदा अपने न्यूज़पेपर में जगह दी। और उसके अलावा भी और कई तरह की घटनाएं थी जो डेरा से जुड़ी हुई थी, जिसको लेकर वो लगातार लिख रहे थे। और लगातार उनको थ्रेट भी था और उनको प्रलोभन भी दिए गए, उनके ऊपर एक झूठा इस्तगासा भी डाला गया। तो कई तरह से उनको दबाव में लाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो नहीं हटे तो अल्टीमेटली 24 अक्टूबर 2002 को हमारे फादर के ऊपर घर के बाहर उनके ऊपर अटैक हुआ, उन्हें 5 गोलियां मारी गई। और जो डेरा के जो गुर्गे थे उनमें से एक मौके पे पकड़ा गया, दूसरा भी बाद में पकड़ा गया। और जो उनके पास लाइसेंसी वेपन बरामद हुआ वो डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर किशन लाल का लाइसेंसी वेपन था, रिवॉल्वर था। और एक वॉकी टॉकी सेट उनके पास से बरामद हुआ शूटर्स के पास से। उस वॉकी टॉकी का लाइसेंस भी मैसर्स डेरा सच्चा सौदा के नाम रजिस्टर्ड था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब एक जो कॉन्स्पिरेसी थी उसकी तरफ इशारा कर रही थी कि कॉन्स्पिरेसी डेरा सच्चा सौदा के अंदर रची गई। लेकिन पुलिस उस वक्त दबाव में थी और सारा तंत्र दबाव में था। डेरा सच्चा सौदा को के प्रमुख को गुरमीत राम रहीम को बचाने के लिए भरसक कोशिशें की गई सत्ता की तरफ से। और तब जाकर हमें ये मामला जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डोर नॉक करना पड़ा और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की हमने डिमांड की। और माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हमारी मांग को माना और हमारे फादर की हत्या के मामले में भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए गए। और एक लंबी इन्वेस्टिगेशन चली इन मामलों में, चाहे वो गुमनाम पत्र का मामला था जिसमें पहले से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसके बाद हमारे फादर के मामले में भी एक रणजीत सिंह का कत्ल हुआ था जिसके पीछे भी ये पत्र की गुमनाम पत्र की ही कहानी है, उसके कत्ल के पीछे भी जी। तो रणजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा की कमेटी का मेंबर था और कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते थे रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह के मर्डर करवाया गया, उसके पीछे भी यही कहानी थी कि रणजीत सिंह डेरा छोड़ करके जा चुका था और रणजीत सिंह के ऊपर शक था कि ये पत्र जो है गुमनाम पत्र उसको लिखवाने के पीछे या उसको प्रधानमंत्री या हाई कोर्ट भिजवाने के पीछे रणजीत सिंह का हाथ है। तो इस वजह से रणजीत सिंह का भी कत्ल हुआ जुलाई 2002 में। लेकिन रणजीत सिंह के मामले को दबा दिया गया, उस मामले की कोई सुनवाई नहीं हुई। और जब हमारे फादर का मर्डर हुआ और मामला मीडिया के अंदर हाईलाइट हुआ और पत्रकारों ने काफी बड़ा आंदोलन किया हरियाणा के अंदर एक पत्रकार साथी को न्याय दिलवाने के लिए, तो रणजीत सिंह की फैमिली को एक बूस्ट मिला और वो उन्होंने भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक पेटिशन दायर की और मामले को सीबीआई से इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए। तो इन दोनों मामलों को, हमारे फादर के मामले को और रणजीत सिंह के उस मामले को, उस पेटिशन को क्लब करके सुना गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और दोनों मामलों में 10 नवंबर 2003 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए। इसके बाद इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन वहाँ भी हम लोगों ने डिफेंड किया। और एक साल बाद नवंबर 2004 में माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निर्णय जो है वो हमारे हक में आया और ये इन्वेस्टिगेशन जो है उसके बाद रेगुलर शुरू हो पाई। कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन चली क्योंकि काफ़ी हर्डल्स क्रिएट किए गए इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी, सीबीआई के सामने भी, और एक दबाव भी था क्योंकि एक बड़ा मामला था, एक बड़ा साम्राज्य था, एक बड़ा डेरा था और डेरा के मुखिया का एक राजनीतिक दबाव भी था। तो इस वजह से सीबीआई को भी एक बड़ा लंबा वक्त लगा इस इन्वेस्टिगेशन में। और अल्टीमेटली जो है 31 जुलाई 2007 को सीबीआई ने इन तीनों मामलों में अपनी चार्जशीट फाइल की सीबीआई कोर्ट अंबाला के अंदर। और उसके बाद एक लंबा ट्रायल चला, ट्रायल कोर्ट अंबाला में, सीबीआई कोर्ट में। तो इस लंबे ट्रायल के दौरान भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेरा सच्चा सौदा का आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि कुख्यात बाबा, तो कुख्यात बाबा
इस तरह की कुत्सित और कुख्यात चालें चलने में काफ़ी माहिर था और उसने पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद कोर्ट के ट्रायल को प्रभावित करने के लिए हर तरह की कोशिशें की और एक लंबा वक्त लगा ट्रायल कंप्लीट होने में भी। लेकिन चलिए जैसे तैसे वो ट्रायल कंप्लीट हो पाया और पहली दफ़ा जो है 25 अगस्त 2017 को उसके खिलाफ एक वर्डिक्ट आया, एक ऐतिहासिक फैसला आया और उसमें उसको रेप के मामले में गुरमीत राम रहीम को सज़ा सुनाई गई अपनी साध्वियों के उस मामले में। तो सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें उन्होंने चार्जशीट फाइल की और चार्जशीट में ये साफ हुआ कि हाँ, वहाँ डेरा के अंदर राम रहीम ने अपनी साध्वियों से बलात्कार किया और 2 लड़कियों ने बयान भी दर्ज करवाए। और हमारे फादर के और रणजीत सिंह के मामले में भी ऐसा ही है कि गुरमीत राम रहीम के इशारे पर कॉन्स्पिरेसी हैच हुई और डेरा के अंदर और उनके शूटर्स ने हमारे फादर को भी और रणजीत सिंह का भी कत्ल किया। तो सीबीआई ने एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन की, एक बढ़िया ट्रायल कोर्ट के अंदर हुआ, बढ़िया गवाहियां दर्ज करवाई गई, तब जाकर के ये मामले यहाँ तक पहुँचे। और कुख्यात बाबा जो है वो आज भी उन चालों में माहिर है। तो इस लगातार इस ट्रायल के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर मैं बात करूं कि मीडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की, तो उन्होंने भरपूर कोशिश की हर तरह से ताकि मीडिया इन मामलों को ज़्यादा जो है ना उठाए। तो फादर के मर्डर के बाद एक मीडिया का बहुत बड़ा जो आंदोलन था, उस वक्त मीडिया के लोग काफ़ी उग्र थे डेरा सच्चा सौदा को लेकर। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये मामला ठंडा पड़ता गया तो मीडिया के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश की, डेरा की कुत्सित चालें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये हर तरह से न्यूज़ चैनल्स पर मीडिया के जो बड़े घराने हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई, उनको थ्रेट किया गया। ये इसी तरह के डेफेमेशन के केस का धमकियां दी गई और ये कहा गया कि मामले अभी अंडर ट्रायल हैं, अगर आप इनके खिलाफ कुछ लिखेंगे, बोलेंगे तो हम आपके खिलाफ अदालत में चले जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं ये बात करूं कि जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है तो 25 अगस्त 2017 के वर्डिक्ट से पहले की अगर मैं बात करूं तो बहुत से ऐसे मामले हैं हमारे सामने जिसमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने अपने फॉलोअर्स को इस्तेमाल किया मीडिया की जुबान बंद करने के लिए, सोशल मीडिया पर ब्रेक लगाने के लिए। तो जो लोग सोशल मीडिया पर डेरा के खिलाफ कुछ बोलते थे, डेरा हेड के खिलाफ कुछ बोलते थे, तो यहाँ एक पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग कैंप है। डेरा का एक पूरा का पूरा आईटी विंग काम करता है जहाँ से फॉलोअर्स को ट्रेन किया जाता है, एक उनको इस तरह की ट्रेनिंग दे करके कि आप अगर बाबा के खिलाफ कोई पोस्ट आती है, कोई फोटो आती है, कोई आपत्तिजनक सामग्री कोई लिखता है, डालता है या आपत्तिजनक शब्द लिखता है, तो आप लोगों ने उसके खिलाफ किस तरीके से 295A के तहत मुकदमा दर्ज करवाना है, कैसे आपने कंसर्न्ड थाना में जाकर एप्लीकेशन देनी है, जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आई है उसको आपने उसकी एक सॉफ्ट कॉपी बनवानी है, उसको एक पेन ड्राइव में या सीडी में डलवा करके और उसको साथ में लगाना है। तो ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग का हिस्सा होता था ये चीज़ें। और उसके बाद फॉलोअर्स को समझाया जाता था कि अगर कंसर्न्ड एसएचओ जो है वो अगर आपकी रपट दर्ज करने में, आपकी एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करता है तो आपने वहाँ के एसपी को जा कर के एक मांग पत्र देना है। ये सारी चीज़ें इनकी इस ट्रेनिंग का हिस्सा थी और उसी ट्रेनिंग के तहत बहुत सारे लोगों पर डेरा के फॉलोअर्स ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले 295 धारा 295A के तहत वो एफआईआर दर्ज भी करवाई। तो एक बड़ा चर्चित मामला मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा कि कीकू शारदा जो कि कपिल शर्मा शो में भी काफ़ी उन्होंने रोल प्ले किए हैं, एक कॉमेडियन है, तो उन्होंने एक कॉमेडी शो के अंदर एक मिमिक्री की थी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की। तो उस मिमिक्री को लेकर के कीकू शारदा पर हरियाणा के टोहाना में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई और
उस एफआईआर के बाद हरियाणा पुलिस पर ये दबाव बनाया गया कि आप इसमें फटाफट एक्शन लें, और हरियाणा पुलिस ने जबकि आमतौर पर मामलों में बहुत ज़्यादा इस तरह की तत्परता और वो नहीं दिखाई जाती, लेकिन इस मामले में देखिए कि हरियाणा पुलिस फटाफट से यहाँ से बाई एयर जो है वो मुंबई पहुंचती है और वहाँ से कीकू शारदा को गिरफ्तार करके हरियाणा लेकर के आती है। लेकिन इसी दौरान जो है कीकू शारदा की गिरफ्तारी का मामला जो नेशनल मीडिया में छा जाता है और एक मुद्दा बनता है, और तभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उनके लॉयर्स की तरफ से उनकी बेल को लेकर के एप्लीकेशन लगाई जाती है, और वो मामला चर्चा में आने की वजह से हमारी स्टेट गवर्नमेंट के और पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए, और आनन फानन में कीकू शारदा को जमानत पर रिहा किया गया। और उसके बाद वो एफआईआर का मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद क्या रहा क्या नहीं रहा, लेकिन इस तरह की कारगुजारियां जो हैं वो डेरा के मैनेजमेंट की तरफ से, डेरा हेड की तरफ से अपने फॉलोअर्स को जरिया बना करके लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, और इस तरह की कारगुजारियां की गई लोगों को टेरराइज करने के लिए। इसमें तो ये नया मामला अंशुल, ये नया मामला आप देखिए, आपने बताया कि पहले 295 उनके फॉलोअर्स के थ्रू लगवाया जाता था, लेकिन अब आप शाम मीरा के मामले में देखिए कि जो पीआईएल दायर की गई है वो राम रहीम के नाम पे दायर की गई है। तो वो आप देखिए कि अब की बात तो खुद राम रहीम निकल कर आए हैं कि देखिए ये जो पत्रकार है ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और मानहानि का दावा भी ठोक दिया और वीडियो डिलीट करवाने की भी बात कही, और ये कहा कि जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन है वो सारी उन्होंने कहा कि बेसलेस है। बिल्कुल, ये मैं अगर पहले भी इस बात का जिक्र करने लगा था कि पिछले लंबे अरसे से हम लोग क्योंकि एक लड़ाई के मैदान में हैं, डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ, उसके प्रमुख के खिलाफ हम लोग अदालत के अंदर स्ट्रगल करते रहे। तो और जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया कि फॉलोअर्स को जरिया बना करके लोगों को प्रताड़ित किया जाता था ताकि वो किसी तरह की ऐसी कोई हिम्मत ना कर पाएं डेरा हेड के खिलाफ कोई वीडियो डालने की या कोई इस तरह की कोई राइट अप लिख करके डालने की। तो लोगों को ये मतलब एक बिल्कुल पिछले 15-20 सालों के वक्फे में पहली बार ये चीज़ सामने आई है कि डेफेमेशन का एक पेटिशन मूव हुआ गुरमीत राम रहीम की तरफ से पर्सनली, क्योंकि मानहानि का जो मामला है वो जिसकी मानहानि हुई है उसे खुद ही डालना पड़ता है, दायर करना पड़ता है, किसी और की तरफ से नहीं हो सकता। तो लेकिन मैं अगर ये बात करूं कि पिछले इतने सालों में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बहुत कुछ छपा, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ न्यूज़ चैनल्स पर चला, और ख़ासकर अगर ये मैं बात करूं कि 25 अगस्त 2017 के वर्डिक्ट के बाद मीडिया, नेशनल मीडिया ने जिस तरीके से 1-1.5 महीना 2 महीने तक लगातार गुरमीत राम रहीम और उसके कारगुजारियों की बखियां उधेड़ी, तो वो सारी चीज़ें आज भी वीडियोस जो हैं बहुत सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, उन्हें हम देख सकते हैं कि उसके अंदर मीडिया ने किन किन चीज़ों का के खुलासे किए, क्या क्या बातें कही। तो इस पूरे वक्फे के दौरान कभी भी गुरमीत राम रहीम ने कोर्ट में डेफेमेशन के लिए फाइल नहीं किया। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि शाम मीरा सिंह की वीडियो के बाद गुरमीत राम रहीम ने डेफेमेशन का एक सूट फाइल किया, सिविल सूट फाइल किया। इसे आप पीआईएल का कह रहे हैं, लेकिन ये पीआईएल नहीं होता है, ये एक सिविल सूट फाइल किया जाता है डेफेमेशन के लिए। इसमें 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक क्रिमिनल सूट फाइल होता है, एक सिविल सूट फाइल होता है। क्रिमिनल सूट वो होता है जैसा कि अभी पिछले दिनों एक मैं फॉर एग्जांपल अगर जिक्र करूं राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी के खिलाफ जैसा कि गुजरात के अंदर एक फैसला आया कि उनको सजा सुनाई गई शायद 2 साल की, तो वो एक क्रिमिनल सूट था जिसमें सजा का प्रावधान होता है। और सिविल सूट के अंदर डैमेजेस
का हवाला दिया जाता है कि हमारे मान सम्मान की इतनी जो क्षति हुई है और उसकी भरपाई के लिए हम इतने करोड़ का या इतने लाख का जो है वो हर्जाना मांग रहे हैं। तो ये एक दोनों चीजों में फर्क है मुख्य तौर पर, कानूनी तौर पर अगर हम समझें तो। एक सिविल सूट जो है उन्होंने फाइल किया, जो कि आमतौर पर निचली अदालतों में दायर होता है, और सीधा अगर हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं तो शायद हाई कोर्ट इसमें जल्दी से सुनवाई नहीं करती है कि आप नीचे की कोर्ट में जाएं। और इसमें गुरमीत राम रहीम ने सीधा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर फाइल किया, और उसमें शायद उसकी वजह ये भी रही होगी कि उन्होंने दो चीज़ों को उसमें डाला है अपनी पिटीशन के अंदर। एक चीज़ ये है कि उसमें डायरेक्शन दिया जाए यूट्यूब वगैरह जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको उस वीडियो को हटाने के लिए, और दूसरा उसमें उसी चीज़ को साथ में जोड़ा गया है मानहानि के सिविल सूट को। और उसके अंदर क्योंकि एक ज़रूरी होता है कि आप जितने अमाउंट का मानहानि का दावा डाल रहे हैं उस अमाउंट का कुछ परसेंट जो है वो आपको पहले जमा करवाना होता है। तो शायद 2 करोड़ का एक मानहानि का दावा गुरमीत राम रहीम ने डाला, और उसके लिए उसने 2 लाख रुपया कोर्ट फीस के तौर पर जमा भी करवाया है। तो ये एक बिल्कुल अचंभे वाली बात है कि पहली बार राम रहीम जो है वो उसने मानहानि का एक सूट दायर किया, और उसके लिए मैं एक कहावत का जिक्र करूं कि छाजता बोले छाननी भी बोले जिदे 3606। तो मानहानि का दावा भी वो कर रहा है जिसके अंदर 3600 छेद हैं, और जो व्यक्ति 2 बलात्कार के मामलों में और 2 मर्डर के मामलों में सजा याफ्ता है, सजा काट रहा है, उसको आज जाकर के ये लगा कि मेरी मानहानि हुई है, और वो भी उन तथ्यों के ऊपर जो कि कोर्ट का रिकॉर्ड है, कोर्ट के फैसले से जुड़े हुए हैं, साध्वियों के बयानों से जुड़े हुए हैं, इन सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस दावे में से कुछ निकल करके आएगा। अभी चलो ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की चीज़ें हैं, अभी मामला सब जुडाइस है, तो हम ज़्यादा इस पे क्या टिप्पणी करें कि अदालत इस पे क्या फैसला लेगी। लेकिन अभी श्याम मीरा सिंह जी को भी मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने का, और उन्होंने जो वीडियो बनाया है उसके तथ्य वो पेश करेंगे अदालत के अंदर। तो मुझे लगता है कि वो अगर सही से अपने तथ्यों को रख पाएंगे तो शायद अदालत जो है उनको रिलीफ भी देगी। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी न्यायपालिका जो है उन्होंने ही, क्योंकि एक स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे देश की, और उन्होंने ही गुरमीत राम रहीम को 4 सजाएं सुनाई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि श्याम मीरा सिंह जी के साथ कोई अन्याय होगा। और अगर गुरमीत राम रहीम एक पत्रकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है तो हम उस पत्रकार साथी के साथ हैं, और जर्नलिज्म और पत्रकारिता की आवाज़ को कुचलने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसका नतीजा आप सब पहले भी पूरा देश देख चुका है कि छत्रपति की आवाज़ को दबाने का नतीजा क्या रहा। आज गुरमीत राम रहीम जो है वो सलाखों के पीछे है। जी अंशुल, अंशुल एक सवाल ये भी उठता है कि ये गुरमीत राम रहीम के पास ये डेरे का कब्जा कैसे आया? जैसे ये तो पूरा उसके बाद की कहानी हुई, वो चीफ बनने के बाद कि उसने साध्वियों के साथ क्या किया, और उसके बाद फिर रामचंद्र छत्रपति जैसे पत्रकारों ने उनको बिल्कुल एक हिसाब से ये कह दीजिए कि पूरा एक्सपोज कर दिया, और लगातार और उसके बाद वो अब जेल में भी है। लेकिन उससे पहले की एक कहानी बच जाती है कि इसके पास ये डेरे का कब्जा कैसे आया। ये बहुत बात चलती है, किताब में भी लिखा गया है कि बंदूक के नोक पे उन्होंने वो डेरे का कब्जा किया था। देखिए, मैं यहाँ स्पष्ट तौर पर अगर कहूँ कि ये चीज़ें रिकॉर्ड की नहीं हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि दबी जुबान में यहाँ सिरसा के अंदर बहुत तरह की बातें जो हैं वो प्रचलित थी, जिसमें एक चीज़ ये भी थी कि इससे पहले मस्ताना जी ने एक कुटिया बनाई, और उस कुटिया से धीरे धीरे ये डेरा सच्चा सौदा बना, और उसके बाद सतनाम सिंह आए जो दूसरे गद्दी नशीन थे। और सतनाम सिंह का, क्योंकि गुरमीत राम रहीम का दूर दूर से डेरा सच्चा सौदा से कोई वास्ता नहीं था,
और अचानक से 23 साल की उम्र में एक युवा लड़का जो है वो डेरा की गद्दी पर आकर के बैठ जाता है। और उसको लेकर के जिस तरीके से बाद में कुछ घटनाएं जो हैं वो घटित हुई। एक फकीर चंद का मामला था जो सतनाम सिंह के मैनेजर हुआ करते थे। तो फकीर चंद की गुमशुदगी का मामला भी सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफर हुआ था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के डायरेक्शंस पर, लेकिन सीबीआई ने उसमें क्लोजर फाइल किया क्योंकि बहुत पुराना मामला था, 92-93 का मामला था और उसके बाद से कई साल बीत चुके थे। जब इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंड ओवर हुआ तो 2011 की बात है जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंपा। और सीबीआई का ये कहना था कि पिछले क्योंकि 18-20 साल बीत चुके हैं और सबूत ढूंढ पाना, खोज पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि सीबीआई ने अपने स्तर पर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि एक गोविंद सिंह नाम का व्यक्ति उस वक्त न्यूज़ चैनल्स पर भी आया और उसका स्टिंग किया न्यूज़ चैनल्स ने। और गोविंद सिंह ने बताया कि वो पहले वाले बाबा के समय से डेरा में रहता था और सेवक था, और उसके बाद जब गुरमीत राम रहीम गद्दी पर आया तो गुरमीत राम रहीम के कहने पर गोविंद सिंह ने कहा कि हम लोगों ने फकीर चंद को किडनैप किया और एक फार्म हाउस पर ले जा करके रात भर उसको पिटाई की उसकी, और उसके बाद मैं उसको एक ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल करके उसकी डेड बॉडी को एक नहर में फेंक करके आया। तो सीबीआई ने उस गोविंद सिंह के बयानों के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और उस नहर से की शुरुआत से लेकर टेल तक या उसके अलावा भी जितनी सिरसा के अंदर से नहरें निकलती थी और वो राजस्थान में एंटर करती थी, वहां उस वक्त की सारी जितनी भी डेड बॉडीज रिकवर हुई थी 92 या 3 के उस दौर में, उन डेड बॉडीज का रिकॉर्ड खंगाला और उनको देखा कि क्या कोई इस तरह की कोई डेड बॉडी थी जो फकीर चंद के स्ट्रक्चर से मेल खाती हो। लेकिन सीबीआई के हाथ कुछ कंक्रीट जो है वो लग नहीं पाया, जिस वजह से इस मामले में क्लोजर फाइल हुआ। तो गोविंद सिंह के बयान भी बड़े सनसनीखेज थे। हालांकि वो ये बात अलग है कि वो आदमी बाद में किस दबाव में वो अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ कर गया, वो किस प्रलोभन में आया या किस दबाव में आया, ये बात अलग है। लेकिन गोविंद सिंह के बयान बहुत चौंकाने वाले थे। उसके अलावा जो फकीर चंद के मामले में एक कंप्लेनेंट था राम कुमार बिश्नोई, उन्होंने भी ये कहा कि वो सतनाम सिंह के टाइम से यहाँ डेरा में सेवक थे और उसके बाद फकीर चंद उनका कलीग था और फकीर चंद क्योंकि गायब हो चुका है और उनकी गुमशुदगी को लेकर कई तरह के तथ्य उन्होंने बताए और उन्होंने ये आरोप लगाए कि फकीर चंद का गायब होना जो है वो बिल्कुल मतलब एक सामान्य घटना नहीं है और उसे डाउट है कि डेरा सच्चा सौदा के लोगों ने उसका मर्डर करवा दिया है। तो इस वजह से वो मामला सामने आया था। उसके बाद कई तरह की ऐसी कारगुजारियां थी। यहाँ आस पड़ोस में जो किसान जमींदार लोग थे उनको किस तरीके से डराया धमकाया गया, उनकी ज़मीनें हथियाई गई और कैसे उनको टॉर्चर करने के लिए, क्योंकि वो खेती किसानी करते थे, जब डेरा का यहाँ फॉलोअर्स आते थे ज़्यादा गिनती में तो उनको आस पड़ोस के लोगों के खेतों में उनकी फसलों को बर्बाद करने के लिए भेज दिया जाता था। तो इस तरीके से लोगों को टॉर्चर कर करके यहाँ से ज़मीनें छोड़कर भागने पर मजबूर किया। तो इस तरह की कारगुजारियाँ डेरा की रही हैं और इन्हीं कारगुजारियों को लेकर यहाँ लोग दबी ज़ुबान में बहुत सारी बातें भी कहते हैं कि किस तरीके से डेरा के अंदर जो कोई डेरा हेड के खिलाफ ज़ुबान खोलता था उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें आम यहाँ लोगों में प्रचलित थी, लेकिन खुलकर कोई भी बोलने से बचता था। हाँ, एक तथ्य और भी है। यहाँ जब पंजाब में टेररिज्म का दौर जो बिल्कुल अपने डाउनफॉल में था, तब सिरसा के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ। उस टेररिस्ट अटैक में सिरसा में कई लोग मारे गए थे और जहाँ पर वो घटना हुई
वो एक चौराहा था सिरसा के अंदर, और उस चौराहे पर एक ट्रक खड़ा था जिसके अंदर कुछ लोग बैठ करके जब ये डेरा सच्चा सौदा की एक ब्रांच और है जगमाल वाली डेरा, तो जगमाल वाली डेरा में वो लोग जाने के लिए रेडी थे, और उनके ऊपर ये अटैक हुआ और उसको नाम दिया गया कि पंजाब के टेररिस्ट्स ने अटैक किया है। लेकिन उसके बाद सिरसा के जो सीआईडी की जो रिपोर्ट्स थी उनमें उनका ये कहना था कि सीआईडी का ये कहना था कि इस टेररिस्ट अटैक के पीछे डेरा सच्चा सौदा का हाथ है। तो ये मतलब कई तरह के तथ्य जो हैं जो दबी जुबान में लोग बोलते थे और सीआईडी की फाइलों में भी अभी दबे हुए हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। नो डाउट कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गद्दी नशीनी को लेकर भी इस तरह की बातें प्रचलित थी जो श्याम मीरा सिंह जी ने अपनी वीडियो में कही हैं, लेकिन कंक्रीट कोई रिकॉर्ड की चीजें अभी तक निकल करके सामने नहीं आई। हाँ, मैंने अनुराग त्रिपाठी जी की वो किताब पढ़ी, डेरा सच्चा सौदा एंड गुरमीत, तो उसके अंदर क्योंकि अनुराग त्रिपाठी तहलका से जुड़े रहे और वो इस तरह के स्टिंग्स वगैरह करते रहे, और उनकी टीम ने खट्टा सिंह का स्टिंग भी किया था इस मामले से जुड़े हुए जो गवाह हैं, विटनेस हैं, और कई और भी स्टिंग्स उन्होंने किए। तो वो इन स्टिंग्स में माहिर थे और एक खोजी पत्रकारिता में माहिर थे। तो उन्होंने अपनी किताब में, अपनी बुक में इन तथ्यों का खुलासा किया। तो आप बता रहे थे कि अनुराग त्रिपाठी की किताब में खट्टा सिंह का भी उन्होंने स्टिंग किया और एक हिसाब से वो पूरा इन्वेस्टिगेटिव करके उन्होंने वो सारी चीजें निकाली थी, और उसमें एक नाम भी निकल कर सामने आया, गुरजंट राजस्थानी। तो वो कहानी क्या है? क्या सिरसा में भी ऐसी बातें चलती थी दबी जुबान में, या फिर लोगों में या पत्रकारों में? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिरसा में ये चीजें काफी लंबे अरसे से प्रचलित थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कोई कंक्रीट जानकारी किसी के पास नहीं थी, लेकिन अनुराग त्रिपाठी ने क्योंकि वो तहलका से भी काफी टाइम जुड़े रहे और इस तरह की इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म करते रहे हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से उस बुक के अंदर इन तथ्यों को उजागर किया कि गुरजंट राजस्थानी के साथ गुरमीत राम रहीम का क्या रिलेशन है, तो वो बुक मैंने पढ़ी है। और मैं बिल्कुल इस बात को लेकर के मैं ये कहूंगा कि अगर अनुराग त्रिपाठी जी ने अपनी बुक के अंदर इन तथ्यों को उजागर किया है तो जरूर उनके पास कोई ना कोई कंक्रीट जानकारी होगी। इसके बिना वो शायद इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते। जी अंशुल, और एक हिसाब से मतलब जिस हिसाब से उन्होंने बेशक से आप लगाइए कि मैनेजर का मामला हो, जो पहले वाले गुरु के थे उनको गायब करवाने का मामला है, या फिर रामचंद्र छत्रपति जी की मौत का मामला है, साध्वियों के, तो उससे साफ दिखता भी है कि कहीं ना कहीं गुंडों से उनका कनेक्शन तो था। और वो एक मतलब पूरा इशारा जाता है, कोई भी सेंसिबल आदमी होगा वो ये सब देखेगा कि डेरे के नाम पे वो किसानों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे थे और उनको खाली करवाने के लिए मजबूर किया, डराया धमकाया। और सिरसा में जो टेरर था वो तो जो हर एक हरियाणा वासी जानता है, मतलब सारा देश जानता है कि कितना टेरर था उस आदमी का। और पंचकुला में 96-7 में बहुत सारे ग्रामीणों ने लगभग, मैं अगर जिक्र करूं तो 4 गांवों की पंचायतें जो हैं उन्होंने एक पूरा का पूरा एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के वो लोग, सीएम हरियाणा थे उस टाइम शायद चौधरी बंसीलाल जी, तो चौधरी बंसीलाल जी का सिरसा आना हुआ और 4 गांवों की पंचायतें जो हैं उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन जो है सीएम हरियाणा को दिया, और उस रिप्रेजेंटेशन में भी उन्होंने ये मांग उठाई थी कि डेरा सच्चा सौदा जो है वो इस तरह की कारगुजारियां कर रहा है, वो आस पड़ोस के जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी जमीनें हथियाई जा रही हैं, और इस तरह की चीजों पर एक्शन लिया जाए। तो ये चीजें तो रिकॉर्ड की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एफिडेविट्स आज भी हमारे फादर के रिकॉर्ड में पड़े हुए थे, किस तरीके से ग्रामीणों ने एक रिप्रेजेंटेशन एक सीएम को दिया।
तो हम्म। उसको लेकर भी अगर मैं ये कहूं कि ये चीजें रिकॉर्ड की, तो 90 से पहले डेरा हम्म। सच्चा सौदा के पास 70 एकड़ जमीन थी, जो हम्म। कि आज के दिन अगर हम लोग जिक्र करें तो मुझे लगता है थाउजेंड ऑफ एकड़्स जो है हम्म। वो टोटल रकबा जो है वो डेरा सच्चा सौदा के पास। तो इतना बड़ा साम्राज्य का जो फैलाव हुआ, हम्म। तो एक चीज और भी काफी प्रचलित थी डेरा के बारे में कि हम लोग दान चंदा चिट्ठा जो है वो नहीं लेते हैं। तो हम्म। अगर दान दक्षिणा कोई डेरा नहीं लेता है तो वो इतनी हजारों एकड़ जमीन कैसे जुटा रहा है, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना रहा है, इतनी बड़ी मार्केट कैसे बना रहा है, इतने वहां पर इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज कैसे डेवलप हो रही हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं शक के घेरे में थी कि इस इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करने के पीछे हम्म। डेरा सच्चा सौदा के मुखिया का जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो इस साम्राज्य का फैलाव अपने उसके लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए कर रहा है। और अब ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं कि वो एक धार्मिक एक धर्म का लबादा उसने ओढ़ा हुआ था, जबकि उसके भीतर जिस तरीके का एक भेड़िया एक इंसान छिपा हुआ था, तो हम्म। उसने जिस तरीके के उसने कारगुजारियां की, उसने अपनी साध्वियों के साथ रेप किए, साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का मामला अभी अदालत के अंदर विचाराधीन है कि हम्म। कैसे 400 साधुओं को अंडकोश निकाल करके उनको नपुंसक बना दिया गया, और नपुंसकों की एक फौज खड़ी करने के लिए डेरा सच्चा सौदा के मुखिया ने, हम्म। मतलब ये ऐसी चीजें एक शैतान का दिमाग ही सोच सकता है। एक धार्मिक या धर्म गुरु जो है वो ऐसी चीजें नहीं सोच सकता। तो आप देखिए कि कैसे वहां साध्वियों को निशाना बनाया गया, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया, कैसे साधुओं के जो है अंडकोश निकाल करके उनको बिल्कुल मैं ये कहूं कि उनको अपंग कर दिया गया। वो ना शादीशुदा हो सकते हैं और उनके हार्मोन्स में चेंज आने लगे, वो ना आदमी है ना औरत हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं हम्म। उनको लेकर के कोई संशय नहीं है कि गुरमीत राम रहीम एक नॉर्मल इंसान नहीं था, कोई धर्मगुरु नहीं था, वो एक शैतान था। जी अंशुल, लेकिन दिक्कत ये है कि शैतान को शैतान कहने के ऊपर वो कोर्ट चला गया है और कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि ये वीडियो डिलीट करवाई जाए क्योंकि उससे मेरी मानहानि हुई है और 2 करोड़ रुपए का मेरे को डैमेज हुआ और पत्रकार को 2 करोड़ रुपए मानहानि देने की। अच्छा, ये सारा आपने देखा, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था गुरमीत राम रहीम को, और अब जो ये स्टेप लिया है इसमें आपको कुछ लग रहा है कि कोई राजनीति हो सकती है? देखिए, राजनीतिक संरक्षण की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई दौर नहीं रहा जब उसको राजनीतिक संरक्षण ना रहा हो, मिला हो। हम्म। क्योंकि जब हमारे फादर का मर्डर हुआ तब भी राजनीति उस मामले के अंदर हावी रही और गुरमीत राम रहीम को बचाने के लिए हम्म। हर संभव कोशिश की गई। पुलिस हम्म। के ऊपर दबाव बनाया गया और पुलिस ने कहीं भी हम्म। एफआईआर में या पूरी इन्वेस्टिगेशन में और अपनी चार्जशीट में गुरमीत राम रहीम का नाम तक शामिल नहीं किया। उसको हम्म। इंटेरोगेट करना तो दूर की बात थी। हम्म। उसके बाद सीबीआई के पास मामला चला जाता है। तो हम्म। पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन के समय में भी स्टेट गवर्नमेंट राम रहीम को शील्ड कर रही थी। उसके बाद जब मामला सीबीआई को जाता है तो सेंटर में और स्टेट में एक ही पार्टी की सरकार थी। तब भी जो कहीं ना कहीं राजनीति जो है हावी रही। तो इन मामलों को, इसकी इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने के लिए, ट्रायल को प्रभावित करने के लिए हर तरह से राजनीति होती रही। उसके बाद अगर बाद के दौर की हम लोग बात करें तो जब से सत्ता में बीजेपी आई है, तो गुरमीत राम रहीम के जेल जाने से पहले हम्म। किस तरीके से राजनीति हो रही थी, और उसके 25 अगस्त के वर्डिक्ट से एन कुछ दिन पहले तक हम्म। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री जो हैं वो वहां जा जा करके किस तरीके से जो है 51 लाख रुपया अनाउंस कर रहे थे। हम्म। चाहे वो अनिल विज साहब हों, चाहे वो प्रोफेसर रामविलास शर्मा हों, और उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो
हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो खेल मंत्री थे उस वक्त की, वो हम्म। भी उन दिनों डेरा में आए और उन्होंने भी वहां अनाउंसमेंट की कि हम हम्म। डेरा सच्चा सौदा को इतने पैसे देंगे। तो हम्म। ये जिस तरीके से जनता के पैसे को डेरा सच्चा सौदा पर लुटाया जा रहा था एक वोट बैंक के फायदे के लिए, तो ये हम्म। किसी से छुपा नहीं है कि राजनीति जो है वो हमेशा हावी रही इन मामलों में। और अब जिस तरीके से गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई गई और उसके बाद धीरे धीरे जो है हम्म। चार चार मामलों में सजा याफ्ता व्यक्ति को हम्म। किस तरीके से कभी पैरोल कभी फरलो और हम्म। इस तरह के फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। हम्म। तो राजनीति जो है इन मामलों में लगातार होती रही है, अब भी हो रही है। मुझे लगता है कि श्याम मीरा सिंह जी को टारगेट करना किया गया है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई शायद कुछ और वजह हो सकती है, वरना गुरमीत राम रहीम के चीथड़े जिस तरीके से मीडिया ने उड़ाए आज से पहले बहुत बहुत बार, तो हम्म। और अनुराग त्रिपाठी ने जो जिस तरीके के सनसनीखेज खुलासे अपनी किताब में किए, तो हम्म। आज तक कभी उस किताब के ऊपर कभी डेफेमेशन सूट फाइल नहीं हुआ, या किसी और मीडिया घराने के ऊपर कभी डेफेमेशन सूट फाइल नहीं हुआ। तो हम्म। श्याम मीरा सिंह को टारगेट किए जाने के पीछे शायद कोई और वजह भी हो सकती है। शुक्रिया अंशुल, आपने बिल्कुल एक हिसाब से बारीकी से इस पूरे मामले को और गुरमीत राम रहीम जैसे कुख्यात बाबा को एक्सपोज किया, और आपके पिताजी ने भी यही किया था। आज नहीं है, लेकिन देख रहे होंगे तो आपके ऊपर गर्व कर रहे होंगे कि आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी 17 साल बाद न्याय मिला, लेकिन न्याय मिला। और आज भी आप एक हिसाब से जिन मूल्यों के लिए आपके पिताजी खड़े थे, आप खड़े रहते हैं। शुक्रिया। और मैं इस पूरी हमारी बातचीत को खत्म करना चाहता हूँ। आपने पंजाबी में कहावत की थी, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके खत्म करना चाहता हूँ कि छाछ तो बोले भी, लेकिन यहाँ तो छाल नहीं बोल रही है, जिसमें 3600 खुद छेद हैं। तो ये सारा मामला है कि एक कुख्यात बाबा कैसे अपने आप को कह रहा है कि मेरी मां नानी हुई है, और उसके ऊपर पत्रकार को दोबारा से हरास करने की कोशिश कर रहा है। शुक्रिया।